सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और आप देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ज़रूर देखिएगा। देखो, जैसे आप देखेंगे UPPCS मेंस में पूछा गया है, लोअर PCS में, UPPCS में, जे में, UPPCS जे में, UPPCS मेंस में। तो ये सब जो क्वेश्चन जितने भी हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस आपको। तो आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्त यारों को ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख चुके होंगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। ये आप देख चुके हैं कि सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, तो फिर हम शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 किससे संबंधित है? आप किससे संबंधित तो कह रहा होगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे कि एंग्लो इंडियन जनजाति आरक्षण से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा? ये रहा, कह रहा संविधान का भाग 6 किससे संबंधित? आप बताएंगे राज्य से संबंधित। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनी हैं। किसमें? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। वो किसमें दर्ज है? भाग 9 में। अगला, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 से। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। भारतीय संविधान में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांतों को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 21 है। अल्पसंख्यकों के वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। ओके, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रीत हिंदू शब्द में कौन धर्म नहीं सम्मिलित है? तो पारसी धर्म नहीं उसमें सम्मिलित। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा ये रहा और कह रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लिखित नहीं तो गैस ये राज्य सूची का किसका विषय है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में गैस उसका विषय नहीं, ये समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकार दिए गए हैं संघ सरकार को। आर्टिकल 248 में संघ सरकार को सौंपे गए हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रकटित है संघ सूची में। यदि आप किसी अन्य जगह की यात्रा कर रहे हैं तो उसकी बात ही कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में यह उपबंध है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 393 में यह बात कही गई है। आर्टिकल 393 अर्थात 393 में। अगला, संविधान में संसद किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभा में बैठकों में अनुपस्थित रहने के आधार पर उसको सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जाएगा। यह अनुच्छेद 101 में है।
तो आप याद रखिएगा, यदि कोई सांसद 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो वैसी स्थिति में उसका पद रिक्त समझा जाएगा। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य होगा। अनुच्छेद 103 में बात कही गई है। भारत के संविधान में अंतर्गत वार्षिक बजट जो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम दर्ज है अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है। ओके, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय में पुनः उसको पुनर्विलोकन करने की अनुमति देता है। ओके, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है 10वीं अनुसूची में। अगला, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में 10वीं अनुसूची में। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में किसका प्रावधान, एक कैसा है प्रावधान? अस्थायी है, अर्थात इसे खत्म किया जा सकता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया है तो अनुच्छेद 16(4) में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। अगला देखते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा पहली अनुसूची में, अर्थात एक नए राज्य का गठन होगा तो उसको किस अनुसूची में दर्ज होना चाहिए? तो उसे पहली अनुसूची में दर्ज किया जाएगा। अगला देखते हैं, ये रहा संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने अर्थात लागू करने के उद्देश्य से कानून बनाने की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 253 ये देता है। अर्थात में कहने का इसका ये है कि यदि संघ केंद्र सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करती है किसी मैटर को लेकर, किसी राज्य में कोई कंपनी या फैक्ट्री या कुछ लगाना है कोई, तो अनुच्छेद 253 के तहत ये कार्य करती है। वे 3 भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ओके, अगला, भारतीय संविधान प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 223 का के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं हर किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तभी मैं इनको करवा रहा हूँ आपको। लोक पद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार जिस रिट या याचिका में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं। अर्थात आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य करते हैं, यह रिट के माध्यम से किया जा सकता है। रिट 5 प्रकार की होती है। ओके, और आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24। ओके, वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना दे, तो अनुच्छेद 249 यह शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है। अर्थात जिस राज्य में यदि आप तमिल या तेलुगु किसी राज्य में है, हिंदी पट्टी किसी राज्य में, तो अनुच्छेद 350 यह शक्ति देता है कि उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, अर्थात जहां उस राज्य में जो भाषा मान्य हो। ओके, भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय कितने हैं? पहले जब संविधान बना तब 97, लेकिन वर्तमान में कितने? तो आप बताएंगे 100 हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे
आगे देखते हैं क्या पढ़े हम, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। अब देखते हैं आगे इसके संघ और राज्य क्षेत्र को। तो राज्यों के गठन और सही कालक्रम, अर्थात कौन सा राज्य कब गठित हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो आप देखें हरियाणा का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और पंजाब का इसी दिन, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, पंजाब का इसी दिन और चंडीगढ़ भी इसी दिन। तो आप याद रखें। गोवा 30 मई 1987 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2014। ओके। अगला, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, अर्थात हमारे यहाँ कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि कल मैं केंद्र या संघ से अलग हो जाऊंगा और मैं अलग देश बनाऊंगा। ऐसा नहीं, हमारा संविधान किसी को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करता है, जबकि अमेरिका में ऐसा हो सकता है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश है 1953 में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से हुआ? तो एमपी से काटकर बनाया गया है। ओके। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? उपबंध नहीं, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। ओके। अगला, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। तो आप बताएंगे संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, अर्थात संसद के 1/10 सदस्यों द्वारा। अगला, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ अर्थात राज्यों का यूनियन है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षर किया, अर्थात आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, लेकिन इसका विधेयक कब पारित हुआ? तो आप बताएंगे मार्च 2014 में। ओके। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रवेश होने वाला राज्य कौन था? सिक्किम। कब हुआ? 1975 में। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ? नागालैंड। आप बताएंगे नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, मेघालय 1972 में और सिक्किम 1975 में। ओके। तो आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहा। अगला देखो, भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालक्रम। तो सिक्किम 75 में, अरुणाचल प्रदेश 87 में, छत्तीसगढ़ 2000 में और झारखंड 2000 में। आप याद रखिएगा। भारत के संघ राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं 28 वर्तमान में राज्य हैं, 28 क्या हैं? राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित। ओके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित करनाल और रोहतास हरियाणा के जिले हैं। अगला, राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उनकी संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है कि भारत में शासन वंशानुगत नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, अर्थात यहाँ चुनाव होता है, यहाँ लोकतंत्र है। ओके। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा। बम्बई प्रांत गुजरात से एवं महाराष्ट्र में विभाजित कब हुआ? तो आप बताएंगे 1960 में। एकमात्र संघीय राज्य क्षेत्र जहां राज्यसभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित होता तो पुदुचेरी में ऐसा होता है। ओके। आगे देखते हैं, राज्यों का सही मिलान देखते हैं। देखो, नागालैंड 1962 में, झारखंड सन 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। ओके। तो आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखो, ये भी कहीं ना कहीं पूछेगा, ये देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो वही मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो आपके, और यही सब क्वेश्चन आते भी हैं। तो अब हमारा क्या कौन चैप्टर आ गया? संविधान के मूल तत्व अर्थात नागरिकता हम पढ़ेंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे मिलती, क्या मिलती। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया, तो आप बताएंगे मूल अधिकार का। ओके। आगे, भारतीय की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं, तो निरंतरता एवं परिवर्तन, अर्थात भारत की जो राजनीतिक है
वो हर 5 साल में बदलाव होता रहता है, कोई 10 साल तक बन रहता है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप क्या है? निरंतरता, लगातार परिवर्तन के तत्व हैं। भारतीय संविधान के भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित तो अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2। ओके, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत रखने का कार्य कौन करता है? संसद। अर्थात संसद आप कानून बनाते हैं कि आपको कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे मिल पाएगी, कैसे नहीं मिलेगी, ये कौन सब निर्धारित करता है? ये सब संसद निर्धारित करती है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता। ओके, अगला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हों। ओके, आगे देखते हैं। तो नागरिकता के प्रावधान जरूर हम देखेंगे पूरा। ये रहा, वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता। कुछ महीने के लिए आप दूसरे देश यात्रा पर चले जाएंगे तो ऐसे आपकी नागरिकता नहीं समाप्त। देखते नहीं, हमारे यहाँ बहुत लोग खाड़ी देशों में रहते हैं, सऊदी अरब में कितने साल बने रहते हैं, तो ऐसे नागरिकता भी नहीं छीन जा सकती। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे पढ़ते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये बात किसने कही? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ये बात कही। ओके, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा की। शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। आगे, भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार देता है। अर्थात आप कोई भी धंधा पानी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान है। अभी आप इन्हें कि सब्जी लगा रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डिग्री नहीं करूँगी, मैं ऑपरेशन करूँगा, तो फिर वहाँ पर रोक लगेगी। वहाँ कैसे तो है, आप व्यवसाय पेशा कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों में वो भी है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g), संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अब इसका व्यवसाय नहीं कर सकते कि आप दारू खुला बेचने लगे हैं, शराब बेचने लगे, गांजा बेचने लगे, तो ये नहीं होगा। एक मौलिक कर्तव्य नहीं, अप्रसता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं, अर्थात क्या है, ये एक मूल अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। अगला, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती। ये पूजा की समानता की बात, तो ये जरूरी नहीं पूजा की समानता की बात नहीं करती, जिसका मन हो पूजा पाठ करे या ना करे। मूल अधिकार नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है? तो आप बताएंगे नीति निर्देशक तत्व है ये। आर्टिकल 39, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है, तो आप बताएंगे 1976 में। ओके, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है 2009 में, और लागू कब हुआ है? ये 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं, आर्थिक समानता की बात नहीं की गई हमारे संविधान में। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार है। कौन कौन से? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध पर अधिकार नहीं, अर्थात इनके आधार पर किसी पर रोक नहीं लगाया जा सकता भारत के नागरिकों में। ओके, नौकरियों में कहीं भी कुछ भी। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ओके, ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी किससे संबंधित? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अब देखो, कह रहा मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करेगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि मान लो संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों का हनन करती है, वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के अंतर्गत
अगर वो मूल अधिकार किसी चीज़ को हनन करता है तो आर्टिकल तहत उस कानून को समाप्त कर देगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे ये रहा और कह रहा है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, विरोध का अधिकार नहीं है, विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात बोलने का अधिकार नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं वो। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में व्यक्त है। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 14 बात करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की बात करता है। तो समाजवादी की बात तो अनुच्छेद 14 से 16 में ही बात की गई है। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समानता का अधिकार। संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। आप याद रखिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखो, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC ST OBC बात हो रही है यहाँ पर, SC ST की जातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण जो दिया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है, उसी के माध्यम से। अगला देखते हैं। अगला ये रहा हमारा, कह रहा है कि एक लोक नियोजन के विषय, आगे देखते हैं। कह रहा एक लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में। ओके, भारतीय संविधान में छुआछूत या अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कहाँ की गई, आप बताएंगे अनुच्छेद 17 में। किसमें, अनुच्छेद 17 में। ओके, अगला, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और ये एक मूल अधिकार है। ओके, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, आप बताएंगे अनुच्छेद 22 करता है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं, मृत्यु का अधिकार हमारे यहाँ शामिल नहीं, कि अभी नहीं आप कह सकते कि मुझे मरना है, ये अधिकार नहीं शामिल है। अभी बहुत देशों में है ऐसा। ओके, अनुच्छेद 19(1)D और अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। आप विदेश यात्रा का अधिकार जो आपको मिलता है अनुच्छेद 19(1)D और अनुच्छेद 21 को मिलाकर मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा, जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया था कि जिस मामले में निर्धारित किया गया था कि ऋषिकेश उत्तराखंड के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)G का उल्लंघनकारी नहीं होगा। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये बहुत पहले का मामला है, जब हमारे उत्तराखंड यूपी में मिला हुआ था। अर्थात इसको आप एक बार सर्च करिए कि ये क्या मामला था। ऋषिकेश में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया, मतलब अंडा कोई बेच रहा था, उसमें उसने रोक लगाई गई होगी, तो उसने अनुच्छेद 19(I)G में कहा गया था कि आप व्यवसाय कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। अब ये जब वहाँ पर गया मामला, कोर्ट पहुँचा ओम प्रकाश बनाम, तो उन्होंने कहा इसका उल्लंघनकारी नहीं माना गया। ओके, आगे देखते हैं। हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार की गारंटी दी गई है, तो अनुच्छेद 22 में दी गई है। ओके, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। कि कौन, किसने कहा था, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। वहाँ कोई विवाद आया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान अनुच्छेद को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। ओके, याद रखिएगा। ऐसे श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता अनुच्छेद 23। तो यदि आप कोई व्यक्ति आपको मजदूरी नहीं देता हो, कोई मजदूर है, तो आर्टिकल 23 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दें, क्योंकि अनुच्छेद 23 में ऐसी बात कही गई है। ओके, अगला,
वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया है कि उसमें समस्त काल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। ओके। अगला, भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को किसी कारखाने या फैक्ट्री में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया, उसे शामिल नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 24 में। ओके। अगला, संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध रोक लगाता है, अनुच्छेद 24 से। अगला, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, ये मौलिक अधिकार है। ओके, अनुच्छेद 21 में वर्णित है ये बात। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना उन बच्चों के अधिकार में निहित है, प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा की बात की गई है। आगे देखते हैं। गहरा, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण मतलब सिख जो छुरी लिए रहते हैं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत की बात करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है, आर्टिकल 32 के तहत। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकार को प्रवर्तन, अर्थात मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और अनुच्छेद 132 के तहत मूल हाई कोर्ट का। ओके। प्रिवेंटिव इंटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी कितने 3 महीने तक बंदी रखा जा सकता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बिना मुकदमा उसे जेल में कहीं भी 3 महीने से आप ज़्यादा नहीं रख सकते। ओके। अगला, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, अब ये एक वैधानिक या कानूनी अधिकार रह गया, संपत्ति कानूनी अधिकार, बस अभी मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं बचा है। ओके। आगे देखते हैं। देखो ये सब कहीं ना कहीं पूछे गए, वही मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकता है, संसद कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट वाले वाद में कहा गया था, एक फैसला आया था। एक मौलिक अधिकार नहीं, समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार न होकर क्या नीति निर्देशक तत्व है। ओके। और आर्टिकल 39 है। मूल अधिकारों के बदलने के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा सम्मिलित, अर्थात राज्यों की परिभाषा किसमें दी, ये तो अनुच्छेद, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्यों की कंपनियों का वाद विवाद सब मैटर किसमें दिए गए, तो अनुच्छेद 12 में दिए गए। ओके। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, तो कंपनियों भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ही आती हैं उसी में। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं, देखो क्या नहीं सम्मिलित, इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान नहीं सम्मिलित है। आगे देखते हैं। ये रहा, ये सब कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऐसी विधि जिसके अनुसार, ऐसा कानून जिससे व्यक्ति के 2 या से अधिक संतानें होंगी, वह पंच या सरपंच का पद धारण करने में निर्धारित होगा, एक मान्य विधि है, संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में, अर्थात एक मामला ये आया था कि अगर किसी की 2 से अधिक पुत्र या पुत्री, मतलब जो भी लड़के बच्चे हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ये ऐसा आया था, तो उसको उसने जावेद बनाम ने खारिज कर दिया था। ये हरियाणा वाला मामला जावेद बनाम केस था ये, आप याद है। अगला, उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया, तो हमारे संविधान में निचले जो समाज के लोग हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं, और ये मैटर आया था मद्रास राज्य बनाम चंपाकरान दोराई मामला केस आया था, उसी में जोड़ी गई थी। ओके। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति की खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिवादी किसने इसको जन्म दिया, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में दिया गया। अर्थात ये कहता है कि जब मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो उसको नौकरी मिल गई है, तो उसके बाद उसके आने वाले
तो उसको क्रीमी आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो बहुत सी चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी। अगली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता बोलने की आज़ादी देता है। यह निर्णय किसने दिया था कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, दिया गया था टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में। अर्थात ये मामला आया रहा होगा तमिलनाडु वाले में टी.के. रंगराजन में। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो हड़ताल में चले जाते हैं तो इसको उसने खारिज कर दिया था और ये कहा ये अधिकार इनके पास नहीं है। ओके, अगला, प्राग दोष मुक्त सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट संबंधित। आगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में है, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में बताया था। ओके, अगला, अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाले मामले में किया गया है। ओके, आगे देखते हैं, ये रहा, भारत में राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार देता अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। 359 में उसको शक्तियाँ हैं कि वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो इसी तरह के देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। अगला देखो, कह रहा है मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो समानता का अधिकार किसमें दर्ज? अनुच्छेद 14 से 18 में। वाक एवं बोलने की आज़ादी 19(1)(a) में। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ओके, आगे 5 प्रकार की रिटें उनके बारे में बात करते हैं। तो बंदी प्रतिरक्षण, टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश, वी कमांड। प्रतिषेध, रीट ऑफ प्रिवेशन, रोक लगाता है। अधिकार परीक्षक, आप किस अधिकार से काम करते हैं। ओके, ये चीज़ कहा गया। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। तो यूएसए के संविधान से अर्थात अमेरिका के संविधान से यह लिया गया। आगे देखते हैं, ये रहा, भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाकर 301 में जोड़ दिया गया। ओके, आगे देखते हैं, वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, प्राण एवं दैहिक अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 352 अगर लगा है देश में। तो अगला, मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण किसका अधिकार है? संसद के पास ये अधिकार है। ओके, अब हम पढ़ेंगे राज्य के नीति तत्व पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों को पवित्र आकांक्षा मात्र है, यह कथन है केसी व्हीयर नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था। कानूनी भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित, अनुच्छेद 44। भारत के संविधान का वह भाग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करते हैं, भाग 4। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता हो, अनुच्छेद 43 में। अर्थात कोई उद्योग लगता है तो उसमें जो श्रमिक काम करते हैं उनकी भी भागीदारी होना। आगे देखते हैं, राज्य के लोक कल्याणकारी, अगला देखते हैं, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 38 में बात की गई। राज्य की अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व 39 में बात की गई। सहकारी समितियों को 43B में व्याख्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा 51 में बात की गई। ओके, अगला, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों दोनों को एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण। ओके, आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं। समाजवादी, उदार और बौद्धिकवादी और गांधीवादी ये थे। कौन? नीति निर्देशक तत्व इस प्रकृति के हैं। आगे, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। ओके, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो
अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं। इस कारण निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रतिसम्मित करता है। 42 में ओके। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सलाह, ये बाद में जोड़ा गया है। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य क्या है? राज्य के नीति तत्व में भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो नीति निषेध तत्व में पाया जाता है। अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना किसका है? कल्याणकारी राज्य का। और ये कौन करता है? नीति निषेध तत्व करते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्वों को लागू करना कर्तव्य होगा राज्य का। राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य नहीं नीति निषेध तत्वों का। समाज कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित है राज्य के नीति निषेध और 39 अनुच्छेद में, आप याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। राज्य में नीति निषेध सिद्धांत तत्व में निहित है पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। एक निषेध तत्व है समान आचार संहिता। ओके, ये अनुच्छेद 44 में है, आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में है। ओके, तो आज बच्चों हमारी क्लास यहीं तक थी और ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए और ऐसी हमारी सीरीज आती रहेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।